गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक पढ़ रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था। अब इस बुक का तीसरा चैप्टर जल संसाधन को शुरू करेंगे। इस चैप्टर को भी 2 भाग में पढ़ना है। आज इसके पहले भाग को पढ़ेंगे जिसमें हम पृथ्वी पर अलवणीय जल के वितरण और स्रोत के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जल दुर्लभता क्या है, इसके कारण और इस कमी को दूर करने के उपाय के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल यानी पानी और संसाधन को तो आप जानते ही हैं। हमने चैप्टर 1 में संसाधन के बारे में अच्छे से पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये नवीकरणीय जलीय चक्र द्वारा होता है। पूरा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है जिससे जल नवीकरण होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे जल का नवीकरण और पुनर्भरण यानी रिचार्ज होता है। जब सूर्य या सूरज की गर्मी जल या सागरों पर पड़ता है तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, यानी भाप बनने की क्रिया, और पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और ये ऊपर जाकर बादलों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं जो ठंडे होकर भारी हो जाती है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। बारिश का यह पानी दोबारा नदी नालों से बहते हुए सागरों में पहुंचता है और जल का फिर से वाष्पीकरण होता है। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, यानी जल चक्र निरंतर गतिशील रहता है और जल का नवीकरण होता रहता है। इस इमेज को देखिए, इसमें ये सागरों का, महासागरों का जल है। इस पर जब यहाँ से सूरज की गर्मी या किरणें पड़ती हैं तो ये पानी गर्म हो जाती हैं और यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है और ये भाप बनकर ऊपर उठने लगती है। ये देखिए ऊपर उठ रही हैं और ये देखिए इस तरह ये ऊपर बादलों के शकल में इकट्ठे होते रहते हैं। जब ये ठंडे होते हैं तो भारी हो जाते हैं और फिर वर्षा के रूप में यहाँ ज़मीन पर गिरते हैं। यहाँ से ये दोबारा नदी नालों के द्वारा बहते हुए फिर से इस महासागरों में चले जाते हैं और यहाँ पर फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती है, यानी भाप का बनना, फिर ऊपर उठना, बादलों का बनना, वर्षा का होना और इस पानी का दोबारा सागरों में मिलना। इस तरह ये चक्र चलता रहता है। मतलब ये चक्र ऐसे ही चलते रहता है। इस चक्र को ही हम जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार इस क्रिया से जल नवीकरण होता रहता है। अब हम पृथ्वी पर अलवणीय जल कितना है समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूरी पृथ्वी के 3/4 पर जल है, यानी 71%। लेकिन हमारे प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल बहुत ही कम है। कैसे, आइए इसे समझते हैं। पृथ्वी के 3 भाग पर पानी है और 1 भाग पर स्थल, किंतु इससे प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल बहुत ही कम है। पूरे विश्व में लगभग 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है जो लवणीय जल है। लवणीय यानी नमक वाला, और महासागरों में पाया जाने वाला ये सभी जल लवणीय जल है जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। और केवल 3% अलवणीय जल हैं और इस 3% का भी 2.4% भाग ग्लेशियर यानी बर्फ़ की चादर या पहाड़ के रूप में पाया जाता है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में अधिकतर फैले हुए हैं। और केवल 0.6% शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जल तो बहुत है किंतु हमारे इस्तेमाल के लिए जल बहुत कम है। आइए इस इमेज द्वारा थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी है। इस इमेज को मैंने समझाने के लिए बनाया है। पृथ्वी के 3 भाग, ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग। इस 3 भाग पर पूरा पानी है। इस 3 भाग पर पूरा पानी है 71% और केवल 1 भाग, ये वाला भाग पर स्थल यानी ज़मीन है। ये समझ आ गया है आप लोगों को? यानी लगभग 71% ये पूरा भाग जल और ये 29% ज़मीन है। अब इसे देखिए, ये हमारा 3 भाग पानी है
तो इस पूरे पानी का 96.5% जल लवणीय यानी नमकीन है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 96.5% लवणीय जल है, जिसे हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो ये इतना सारा पानी तो ऐसे ही कम हो गया। अब ये वाला भाग केवल 3% भाग पर अलवणीय जल है। हमारे लिए पृथ्वी पर अलवणीय जल कितना है? तो 3%, जिसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब इसे देखिए, ये तो पूरा लवणीय जल है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ये वाला भाग अलवणीय जल है। ये भाग 3% है। इस 3% का 70% यानी लगभग 2.5% जल ग्लेशियर यानी बर्फ़ के रूप में है। ये इतना यानी लगभग 2.5% जल ये इतना सा ग्लेशियर यानी बर्फ़ के रूप में है। और यह बर्फ़ कहाँ मिलते हैं? तो बर्फ़ ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियों पर, जैसे हिमालय पर्वत की चोटियों पर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर पाए जाते हैं। और लगभग 0.6% सिर्फ इतना सा जल हमें मिलता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। मतलब हमारे पास बहुत ही कम पानी है, सिर्फ 0.6%। इसलिए पानी का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारे पास जो भी पानी है इसी का अच्छे से संरक्षण करना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2025 तक पूरे विश्व में पानी का बहुत दिक्कत हो जाएगी और पीने का पानी बहुत ही कम हो जाएगा। अब हम अलवणीय जल यानी मीठा पानी के स्रोत के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर अलवणीय जल बहुत ही कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से हासिल होता है, यानी नदियों, झरनों, पोखरों, तालाबों, कुएं और ट्यूबवेल आदि से हमें अलवणीय जल यानी मीठा जल या शुद्ध जल हासिल होता है। ये भौम जल या भूमि जल जिसे हम कुएं खोदकर या ट्यूबवेल के द्वारा निकालते हैं। अब हम जल दुर्लभता क्या है इसे जानेंगे। हमारी बेसिक ज़रूरतों यानी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब जल की कमी होती है तो इसे हम जल दुर्लभता कहते हैं। जल की कमी के कई कारण हो सकते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण ये हैं, जैसे नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि। हम जानते हैं कि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर किसी क्षेत्र या इलाके की आबादी बढ़ती है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की जल की भी आवश्यकता बढ़ेगी, क्योंकि घरों के अधिकतर काम पानी से ही पूरी होते हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नल, कुएं खोदे जाएंगे और पानी की कमी होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति काम करता है और उस काम से उसे जो पैसे मिलते हैं वह उस पैसे से अपने घर के 4 लोगों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर लेता है। लेकिन अगर उसी पैसे से 10 लोग या 10 मेंबर की ज़रूरतों को पूरा करना हो तो उस व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उसे पैसे की कमी हो जाएगी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से भी जल दुर्लभता यानी जल की कमी हो सकती है। नंबर 2, उत्पादन में बढ़ोतरी। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अनाज के लिए अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं और कई प्रकार के फसलों का उगाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। इसलिए इसके लिए उन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है जो जल से ही पूरा होता है। इस तरह जल का अधिक इस्तेमाल होता है और ये जल की कमी का एक कारण बन जाता है। नंबर 3, औद्योगिकरण और शहरीकरण। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में आज़ादी के बाद औद्योगिकरण और शहरीकरण तेज़ी से हुआ है। आज़ादी के बाद कई उद्योग और छोटे छोटे कल कारखाने लगाए गए। इन उद्योग में अधिक जल की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ जल विद्युत पनबिजली की भी ज़रूरत होती है जो जल से ही बनाया जाता है। इसके अलावा जो शहरी आवास कॉलोनियाँ होते हैं वहाँ नलकूप अधिक लगाए जाते हैं।
यहाँ पर जल का शोषण या बर्बादी बहुत हो रहा है, जिससे जल की कमी हो रही है। नंबर 4, मौसम में भिन्नता। हमारे देश में वर्षा मानसून पर निर्भर करता है। इसके कारण कहीं बहुत बारिश होती है और कहीं वर्षा बहुत ही कम होती है, जिससे वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। जब बारिश होती है तो मिट्टी में पानी को सोखने की शक्ति होती है। आजकल हर जगह पर कंक्रीट होता है, जैसे रास्ते में, गलियाँ आदि सभी पक्के के होते हैं, जिसके कारण कई स्थान ऐसे हैं जहाँ वर्षा तो खूब होती है, फिर भी वहाँ पानी की कमी होती है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो जल को मिट्टी सोख नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। नंबर 5, जल प्रदूषण या जल की खराब गुणवत्ता। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि लगातार जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है, क्योंकि घरेलू कचरे, उद्योग के कचरे, कीटनाशकों यानी कीड़े मारने वाली या दवाओं, रसायनों और कृषि में इस्तेमाल होने वाले खाद द्वारा जल को प्रदूषित किया जा रहा है, जो मानव के उपयोग के लिए खतरनाक है। इससे भी पानी की कमी हो रही है। भारत की कई नदियाँ ऐसी हैं जो दूषित हो गई हैं, जैसे गंगा और यमुना आदि। इसके अलावा छोटी छोटी सरिताएं हैं, वह भी जहरीली धाराओं में बदल गई हैं, इसलिए इनका जल हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिससे हमें पानी की कमी हो रही है। इन सभी बातों को देखते हुए हमें अपने जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। अगर जल संसाधनों के संरक्षण का कोई अच्छा इंतजाम न हुआ और जल का इसी तरह अतिशोषण होता रहा तो इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और साथ ही साथ पारिस्थितिकी संकट की समस्या भी पैदा हो सकती है, जिसका हमारे ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए। जैसे नंबर 1, हमें आवश्यकता के अनुसार ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, बिना ज़रूरत के पानी को ना बहाया जाए। नंबर 2, शहरी इलाके में जो कॉलोनियाँ होती हैं वहाँ पर लोग नलों को खुला छोड़ देते हैं और पानी ऐसे ही बहता रहता है, इसलिए ज़रूरत के बाद नलों को बंद कर देने। नंबर 3, हर नागरिक को जल संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए। जैसे सार्वजनिक जगहों के नल की टूटी अक्सर ख़राब हो जाती है, इसलिए इसकी मरम्मत पर ध्यान देना चाहिए। इससे पानी का संरक्षण हो सकता है। नदियों के जल में गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। उद्योग के कचरे या गंदे पानी को पूरी तरह से संशोधन करके ही नदी या भूमि पर बहाना चाहिए। पर्यावरण के प्रति भी लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अगर संतुलन है तो इसका जल संरक्षण पर अच्छा असर पड़ता है। हम जानते हैं कि वृक्षों की कटाई अधिक हो रही है, जिससे भूमि की नमी लगातार कम हो रही है। इससे भूजल का जो स्तर है उस पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि वृक्षों को लगाने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 6, जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना चाहिए। इससे वर्षा का पानी बर्बाद नहीं होगा और हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी, अगले टॉपिक के साथ। जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर कानून बनाना चाहिए, जिसका पालन करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। नंबर 8, जल संरक्षण विषय को व्यापक अभियान की तरह चलाना चाहिए और इस अभियान में सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर काम होना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा पीढ़ी और बड़े बुजुर्ग व्यक्ति सभी इस विषय की गंभीरता या आने वाली दिक्कतों को समझ लें और इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएं। इस तरह जल संरक्षण के लिए ये खास कदम होगा। हम इन सभी उपायों को अपनाकर जल संरक्षण कर सकते हैं और आने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अब अगले वीडियो में इसी चैप्टर के भाग 2 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।